एक जंबो जेट करीब 36,000 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ान भर रहा होता है। कॉकपिट में पायलट का सिर दर्द से अलग हो चुका है। को पायलट की सीट में 29 वर्ष का एक शख्स अपने हाथों में चाकू लिए बैठा है। पूरे कॉकपिट में बस खून ही खून दिखाई दे रहा है। इसी बीच ये प्लेन ऑटो पायलट मोड पर लगातार आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। आखिर क्या होगा इस प्लेन के साथ? क्या प्लेन में बैठे सारे 503 यात्री धरती पर वापस लौट पाएंगे या नहीं? आइए पूरे केस को समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। हैनेडा एयरपोर्ट, टोक्यो, जापान, 23 जुलाई 1999। बोइंग 747 का एक जंबो जेट जिसे ऑल निपन एयरवेज ऑपरेट कर रही थी। कॉल साइन फ्लाइट 61। यह प्लेन अपने आप में एक विशालकाय प्लेन है। यही वजह है कि 503 पैसेंजर प्लेन में धीरे धीरे सवार होने लगे। इन पैसेंजर के अलावा 14 क्रू मेंबर भी थे, यानी कि प्लेन में कुल 517 लोग मौजूद थे। इस प्लेन को हैनेडा एयरपोर्ट में न्यू चटो जाना था। फाइनली सारे इंस्पेक्शन होने के बाद यह प्लेन सुबह के 11:48 में टेक ऑफ किया। इस प्लेन को कैप्टन नायोकी नागाशिमा उड़ा रहे थे। इनकी उम्र करीब 51 वर्ष थी। वही को पायलट काजुकी कोगा थे। उनकी उम्र 34 साल थी। दोनों काफ़ी एक्सपीरियंस पायलट थे। लेकिन आज की यह फ्लाइट इन दोनों पायलट के लिए एक खौफनाक फ्लाइट होने वाली थी। जुलाई के मौसम में आमतौर पर काफ़ी गर्मी होती है। यही वजह है कि फ्लाइट में सारे पैसेंजर ने हल्के कपड़े पहन रखे थे। लेकिन इन सब के बीच इकोनॉमी क्लास में 29 साल का एक शख्स यूजिनेवा थे, जिसने गर्मी के मौसम में ठंड के कपड़े पहन रखे थे। इस शख्स के कपड़े काफ़ी गंदे थे। आसपास की सीटों में बैठे लोग उसे देखकर काफ़ी डाउट कर रहे थे कि आखिर यह किस तरह का इंसान है। लेकिन सारे लोग शांत रहे और यह प्लेन अपनी डेस्टिनेशन की ओर बढ़ता रहा। टेक ऑफ के करीब 25 मिनट बाद यह प्लेन करीब 36,000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंच गया। केबिन में सीट बेल्ट खोलने की अनाउंसमेंट हो गई। इसके बाद सारे पैसेंजर ने अपना अपना सीट बेल्ट खोल कर रिलैक्स हो गए। इस अनाउंसमेंट के बाद वह गंदे कपड़े वाला आदमी अपनी सीट बेल्ट खोलकर सीढ़ियों से होकर ऊपर की फ्लोर की ओर चल दिया। वहां जाने के बाद उसने एक एयर होस्टेस को पकड़ लिया और उसके गले पर चाकू रख के उसे अपने कब्जे में कर लिया। एयर होस्टेस को कंट्रोल करने के बाद इस आदमी ने कॉकपिट का दरवाजा खोलने को कहा। अपनी मौत को सामने देखकर एयर होस्टेस ने कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया। इसके बाद यह आदमी सीधे कॉकपिट में एंटर कर गया। कॉकपिट में घुसते ही सबसे पहले इसने प्लेन के कैप्टन नागाशिमा के गले पर चाकू रख दिया और उसे अपने कंट्रोल में कर लिया। इसके बाद इसने 34 साल के को पायलट काजुकी को बाहर भेजकर कॉकपिट का दरवाजा बंद कर दिया। इतना सब कुछ होते होते कैप्टन ने प्लेन के ट्रांसपोंडर में 7500 कोड डाल दिया। यह कोड सीधा पहुंच गया ATC के पास। 7500 एक ऐसा कोड होता है जिसे हमेशा हाईजैकिंग के टाइम इस्तेमाल किया जाता है। अगर यह कोड ATC को मिलता है तो मतलब साफ है कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। दरवाजा बंद करने के बाद निजी जावा कैप्टन से कहता है कि इस प्लेन को जापान में मौजूद अमेरिकी सेना के एयरबेस की तरफ ले चलो। मैं भी यहाँ पर कैप्टन को लग रहा होगा कि अगर इसकी बात मानी जाए तो पता नहीं यह प्लेन कहाँ पर क्रैश करवा देगा। और इतना बड़ा प्लेन अगर किसी सिटी में क्रैश करेगा तो बहुत बड़ी तबाही मच सकती है, हजारों की भी जान जा सकती है। इसलिए कैप्टन ने ऐसा करने से मना कर दिया। पायलट के मना करने के बाद भी यह शख्स लगातार फोर्स करने की कोशिश कर रहा था कि इसे ले चलो। उस शख्स ने कैप्टन के गले पर चाकू रखकर उसे जान से मारने की धमकी भी दी। लेकिन इन सब बातों से कैप्टन पर कोई भी असर नहीं हुआ। शायद कैप्टन को लग रहा होगा कि कुछ भी हो जाए यह हाईजैकर मुझे नहीं मारेगा, क्योंकि अगर मुझे मार दिया तो यह प्लेन कौन उड़ाएगा? यह तो क्रैश हो जाएगा और इस क्रैश में इसकी भी जान चली जाएगी, इसलिए यह मुझे नहीं मार सकता। हालांकि कुछ ही मिनटों में कैप्टन का यह अंदाजा उनकी जान पर भारी पड़ने वाला था। बार बार कहने के बाद भी कैप्टन ने इस प्लेन को अमेरिका सेना के एयरबेस की तरफ नहीं मोड़ा। तब गुस्से में आकर उस शख्स ने कैप्टन के गले पर चाकू रख दिया और पूरी ताकत से घुमा दिया। कैप्टन का गला कब चुका था, इसकी वजह से वो चिल्ला भी नहीं पाए। कुछ ही पलों में कैप्टन की मौत हो गई। प्लेन अब ऑटो पायलट मोड पर उड़ रहा था, इसलिए बाहर खड़े को पायलट और बाकी यात्रियों को इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि जिस कैप्टन के भरोसे वो प्लेन छोड़ चुके हैं वह असल में इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। कैप्टन के मौत के बाद हाईजैकर खुद को पायलट की सीट में बैठ गया और प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। कुछ ही मिनटों बाद यह प्लेन एक टर्बुलेंस में फंस गया। इसके बाद यह प्लेन झटके खाना शुरू हो गया। यह सब देखकर को पायलट में बैठा वो शख्स उसे कंट्रोल करने के लिए कॉकपिट के सारे कंट्रोल्स को बिना कुछ सोचे समझे इधर उधर घुमाने लगा। हाईजैकर की इस हरकत की वजह से प्लेन की नोज नीचे की ओर झुक गई और प्लेन तेजी से अपना एल्टीट्यूड खोने लगा। इतना सब कुछ होने के बाद बाहर खड़े को पायलट को समझ में आ गया कि कॉकपिट में कुछ तो गड़बड़ी हो चुकी है। प्लेन में बैठे जितने भी अच्छे बॉडी बिल्डर्स वाले पैसेंजर थे उन सबको अपने पास बुला लिया और उन्हें सारी सिचुएशन समझा दी।
इसके बाद सब मिलकर कॉकपिट के अंदर जाने का डिसीजन लिया। तब तक भी प्लेन लगातार अपना एल्टीट्यूड खोता जा रहा था। प्लेन में 503 पैसेंजर में से 14 बच्चे भी थे। ये बच्चे सिचुएशन को देखकर काफी डर गए और जोर जोर से रोने लगे। एयर होस्टेस ने सारे बच्चों को शांत किया। उधर को पायलट कॉकपिट का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन कॉकपिट का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया गया था। सारे लोगों ने मिलकर इस दरवाजे का लॉक तोड़ दिया। इसके बाद जैसे ही ये लोग कॉकपिट के अंदर दाखिल हुए, उन्हें जो नजारा दिखाई दिया वो रूह कपा देने वाला था। डर और खौफ के बीच यह समय जिंदगी पर भारी पड़ता जा रहा था। सारे लोगों ने मिलकर सबसे पहले उस पागल इंसान को अपने कंट्रोल में किया और उसे बांधकर कॉकपिट से बाहर कर दिया। अब तक प्लेन काफी नीचे आ चुका था। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए को पायलट तुरंत अपने सीट पर बैठ गया और धीरे धीरे उन्होंने प्लेन को कंट्रोल कर लिया। इसके बाद को पायलट ने तुरंत ATC से रेडियो कॉल किया और सारी बात बताई और कहा कि हम वापस हैनेडा एयरपोर्ट में इमरजेंसी लैंडिंग करने के लिए आ रहे हैं। सिचुएशन को समझते हुए ATC ने तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग करने की परमिशन दे दी। एयरपोर्ट में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया। किसी भी तरह के अनहोनी से बचने के लिए फायर सर्विस एम्बुलेंस की गाड़ियां रनवे के दोनों तरफ खड़ी कर दी गई। रनवे को खाली कर दिया गया। सारी फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया। मकसद सिर्फ एक ही था, किसी भी तरह से फ्लाइट 61 को सुरक्षित लैंड कराना। कुछ समय बाद यह प्लेन हैनेडा एयरपोर्ट में आकर सेफली लैंड कर गया। लैंड करने के बाद तुरंत डॉक्टर की एक टीम कॉकपिट में पहुंच गई, लेकिन तब तक कैप्टन की मौत हो चुकी थी। वही जापान की पुलिस ने उस शख्स को अपने कब्जे में ले लिया और उसे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। जापान पुलिस को यूजी निजिजावा से कई सारे सवालों के जवाब चाहिए थे। आखिर एयरपोर्ट में इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी कैसे यह शख्स इतना बड़ा चाकू लेकर प्लेन में घुस गया? आखिर एयरपोर्ट की लगेज चेक करने वाली एक्सरे मशीन भी इस चाकू को कैसे डिटेक्ट नहीं कर पाई? और इस तरह के काम को अंजाम देने के पीछे इस शख्स का आखिर मकसद क्या था? ऐसे कई सारे अनसुलझे सवालों का जवाब अभी पता लगाना बाकी था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब निजिजावा से पूछा गया तो उसके जवाब में कमरे में मौजूद सारे पुलिस वालों को हैरान कर दिया। दरअसल 1999 के दौरान में एयरपोर्ट और प्लेन की सिक्योरिटी पर आज के जितना ध्यान नहीं दिया जाता था। 29 साल का यह शख्स निजिजावा जापान के लोकल फ्लाइट में काफी ट्रैवल किया करता था। इसी दौरान उसने एयरपोर्ट के सिक्योरिटी सिस्टम में एक लूपहोल नोटिस किया। यहाँ पर लोगों के लगेज का एक्सरे मशीन से तलाशी ली जाती थी, लेकिन पैसेंजर के पास जो हैंडबैग होता था उसे बिना किसी चेकिंग के क्लियरेंस दे दी जाती थी। यह सब देखने के बाद निजिजावा ने जापान पुलिस, एयरपोर्ट अथॉरिटी और एविएशन डिपार्टमेंट में भी इस लूपहोल के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जल्दी से इसे फिक्स कर लो। लेकिन इसके बाद भी यह लापरवाही चलती रही। काफी कोशिशों के बाद भी कोई सुधार ना मिला तो निजिजावा के दिमाग में एक खूंखार प्लान आया। यहाँ पर उसने एक प्लेन को अपहरण करने का प्लान बनाया। उसने लोकल फ्लाइट की बहुत सारी टिकटें खरीदी और उन सभी फ्लाइट में वो अपने हाथ में एक हैंडबैग ले जाता। इस हैंडबैग में उसने तेज धार वाला चाकू रख दिया। उसके प्लान के अनुसार सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसके लगेज को तो चेक किया जाता, लेकिन उसके हैंडबैग में जिसमें चाकू रख दिया है उसे बिना किसी चेकिंग के प्लेन के अंदर जाने की अनुमति मिल जाती। जब उसने देखा कि मैं आराम से चाकू ले जा सकता हूँ, तब उसने हादसे को अंजाम देने का प्लान बनाया। हादसे के एक दिन पहले यानी 22 जुलाई 1999 की तारीख में उसने बहुत सारी लोकल फ्लाइट के टिकट ले लिए ताकि एक फ्लाइट अगर मिस हो जाए तो वो दूसरे फ्लाइट को पकड़ सके। लेकिन इसी दौरान उसके माता पिता ने उसके हैंडबैग में मौजूद सारे टिकट्स को देख लिया। इवन उन्होंने यह भी नोटिस कर लिया कि यह अपने हैंडबैग में एक चाकू छिपा के ले जा रहा है, इसलिए उसके माता पिता ने उसे फ्लाइट में जाने से रोक दिया। लेकिन यह शख्स कहाँ रुकने वाला था? उसने अगले दिन का फ्लाइट टिकट ले लिया। उसके बाद वो फ्लाइट 61 में हैंडबैग में रखे चाकू के साथ एंटर कर गया और इस तरह से इस चाकू की मदद से उसने पूरे हादसे को अंजाम दे दिया। निजिजावा के घर वालों के बयान से यह पता चला कि वो बचपन से ही प्लेन वाला वीडियो गेम खेलता आ रहा है। वो चाहता था कि वो खुद प्लेन को उड़ाए और टोक्यो के रेम्बो ब्रिज के नीचे से वो प्लेन को पास करके पूरी दुनिया को चौंका दे। लेकिन उसे प्लेन उड़ाने कौन देगा? जाहिर सी बात है, कोई भी नहीं। इसलिए उसने प्लेन को इलीगल तरीके से उड़ाने का प्लान बनाया। उसके बयान से पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर इतना बड़ा साइको कोई कैसे हो सकता है। उसके घर वालों ने भी यह बयान दिया कि उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। आगे चलकर इसके कई सारे मेडिकल टेस्ट भी हुए, जिसमें यह साबित हो गया कि निजिजावा को कई सारे मेंटल प्रॉब्लम थी। यह अक्सर ऐसी दवाई का सेवन करता था जिसे लेने के बाद उसका कंट्रोल खुद से ही हट जाता था। हादसे के 4 साल बाद 2004 में जापान कोर्ट ने इस शख्स को उम्र कैद की सजा सुना दी। आज इस हादसे को 24 साल गुजर चुके हैं। आज भी निजिजावा जापान के जेल में अपने जुर्म की सजा काट रहा है। तो यह थी कहानी ऑल निप्पन फ्लाइट 61 की। तो आपको इस सभी कहानी से क्या सीखने को मिला, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।